75,82,000 के आसपास फैमिली आईडी आज की तारीख में है जी। और 51 लाख के आसपास बीपीएल कार्ड हैं, 51,38,000 के आसपास हैं। उतने ही लोगों के आयुष्मान कार्ड हैं। 1,98,00,000 लाभार्थी बीपीएल कार्ड और आयुष्मान कार्ड के हरियाणा में हैं। 51,72,267 बीपीएल कार्ड है हरियाणा में। इसमें ये नवंबर में जिनका हम राशन दे रहे हैं, तो ये काफी बड़ी संख्या है। तो इससे आपका क्या मानना है, क्या हरियाणा तरक्की की ओर बढ़ रहा है या फिर गरीबी की ओर बढ़ रहा है? कांग्रेस के जमाने में भी संख्या इतनी ही थी, उन्होंने इसका रूप बदल रखा था। 3 तरह के कार्ड बनाए थे उन्होंने। अब बीपीएल कार्ड धारक वो है जिस परिवार की आमदनी 1,80,000 से कम है, वो बीपीएल की श्रेणी में आता है। फैमिली आईडी से मैं चाहूँ तो किसी का बीपीएल कार्ड बना दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फैमिली आईडी से आधारित चीज है। निश्चित तौर पर सालों से मैं काम कर रहा था। इस बार मुझे उम्मीद थी और मेरा मन भी था कि मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी ने टिकट लक्ष्मण यादव को दी, मन में जरूर लगा, लेकिन हाँ, बड़े नेता का टेलीफोन भी आया, बड़े लोग मिलने के लिए भी आए, मुझे बुलाया भी गया। पहले सतीश कोड़ा को कहा जाता था कि बिना आका के है। आज भारतीय जनता पार्टी का अहम सदस्य हूँ, आज मेरा आका भी है और मैं सरकार का हिस्सा भी हूँ। मुझे किसी के साथ टकराव की या किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है जी। मुख्यमंत्री जी ने मुझे सीधा काम दिया हुआ है और मेरे काम की रिपोर्टिंग सीधे मुख्यमंत्री जी से है। मैंने जो भी कोई बातें हुई होंगी वो कहीं न कहीं संगठन के स्तर पर हुई होंगी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। अब जनता का काम करना है। निश्चित तौर पर रेवाड़ी नगर निगम बनना चाहिए और ये हमारा मुद्दा रहेगा। और पिछली बार जो नगर परिषद का चुनाव था उसमें अहम मुद्दा था हमारा, आज भी है। एक ही लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 2029 तक हरियाणा पूरे तरीके से डिजिटल हो। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति की डॉक्यूमेंट्स भी डिजिटल हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला, जो पहले भी कोऑर्डिनेटर थे और इस बार इनको ये दायित्व दोबारा मिला है। आज हम इनसे इसी विषय पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप यही बताइए, इन 2 महीनों में कितने बीपीएल कार्ड बने हैं, कितने नए कार्ड बने हैं, कितने बीपीएल परिवार जुड़े हैं? तो ये परिवार पहचान पत्र से बहुत सारी स्कीमें जुड़ी हुई हैं, अकेले बीपीएल कार्ड नहीं है। कल मैंने एक विज्ञप्ति जारी की थी, शायद उस पर आपने चर्चा की होगी। 2,34,000 के आसपास सितंबर अक्टूबर में जो वर्किंग हुई, उससे एग्जीक्यूट होकर के जो नवंबर में जिन लोगों को राशन मिलेगा, ये वो संख्या थी जिसमें लगभग हर जिले में हुई थी। परिवार पहचान पत्र व्यक्ति का वो पत्र है जिसमें लगभग सारी जानकारियां हैं। कुछ रह गई हैं, उनको भी अब हम अपडेट करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में लगभग सारी चीज़ें उसमें अपडेट हो जाएंगी। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष वालों ने इसको अनेकों नाम लिए, इसका नाम बिगाड़ करके रखा, लेकिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार बनी है, उसका मूल आधार ही परिवार पहचान पत्र है। जितनी बड़ी संख्या में 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, उसमें मेरा ये मानना है कि मेजॉरिटी लाभार्थियों की है। जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिला, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे और वो लाभ परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही हुआ जी। अगर हम परिवार पहचान पत्र की बात करें तो आपने बताया इससे कई स्कीम्स जुड़ी है, तो क्या क्या स्कीम्स है, एक बार वो बता दीजिए दर्शकों को। लगभग सारी चीजें हैं, जो कुछ रह गई हैं उनको हम जोड़ देंगे। 75,82,000 के आसपास फैमिली आईडी आज की तारीख में है जी। और 51 लाख के आसपास बीपीएल कार्ड हैं, 51,38,000 के आसपास हैं। उतने ही लोगों के आयुष्मान कार्ड हैं। 1,98,00,000 लाभार्थी बीपीएल कार्ड और आयुष्मान कार्ड के हरियाणा में हैं। फैमिली आईडी के आधार पर 2,99,00,000 के आसपास की जनसंख्या अभी है। कुछ लोगों ने अभी नहीं बनवाई है, वो भी बनवा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें होंगी। डोमिसाइल है, जाति प्रमाण पत्र है, और भी बीसी की, एससी की जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी इससे जनरेट होती हैं। बर्थ सर्टिफिकेट भी होती है। आगे आने वाले समय में उस डेथ सर्टिफिकेट भी हम इसके साथ अटैच करने वाले हैं। तो उस लगभग जितनी भी एक व्यक्ति के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जन्म से लेकर के
उसकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के जो भी होंगी वो सारी चीज़ कोशिश रहेगी कि अब ये उनके पोर्टल पर जोड़ दिया जाए। अगर हम जिलेवार बात करें तो कितने लगभग आपके हिसाब से परिवार पे ये बीपीएल परिवार जुड़े हैं? नहीं, उसकी तो एक डिटेल है, हर जिले का तो डाटा लगभग बीपीएल कार्ड फैमिली आईडी से जुड़ा है। जो लोग हरियाणा के स्थायी निवासी भी नहीं हैं और यहाँ टेम्परेरी आकर के रहने लग गए, उनको भी हमने फैमिली आईडी का प्रावधान इसमें दिया है और उसी के आधार पर उनको आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड दिया है। स्थायी जो लोग हैं उनकी संख्या अलग है, अस्थायी लोगों की जनसंख्या अलग है। तो ये आंकड़ों के आधार पर तो बताया जा सकता है, लेकिन थोड़ा वेरी करता है। 51,72,267 बीपीएल कार्ड है हरियाणा में। इसमें ये नवंबर में जिनका हम राशन दे रहे हैं, अम्बाला में 2,23,203 है, भिवानी में 2,50,154 है, चरखी दादरी में 98,728 हैं, फरीदाबाद में 3,71,226 हैं, फतेहाबाद में 2,21,239 हैं, गुरुग्राम में 2,07,020 हैं, हिसार में क्योंकि बड़ा जिला है 3,63,475 हैं, झज्जर में 1,76,634 हैं, जींद में 2,69,750 हैं, कैथल में 2,31,348 हैं, करनाल में 3,15,642 हैं, कुरुक्षेत्र में 2,01,511 हैं, महेंद्रगढ़ में 1,85,392 हैं, नूह में 2,62,585 हैं, पलवल में 2,41,220, पंचकुला छोटा जिला है 91,306 हैं, पानीपत में 2,65,033 हैं, रेवाड़ी में 1,71,089 हैं, रोहतक में 1,97,149 हैं, सिरसा में 2,91,565 हैं, सोनीपत 2,77,644 हैं, यमुनानगर में 2,69,354 हैं। ऐसे 51,72,267 बीपीएल कार्ड हैं, जिन लाभार्थियों की संख्या छोटे बड़े सब को मिलाकर के ये 1,98,90,964 लाभार्थी हैं जो बीपीएल कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों के हैं। तो ये काफी बड़ी संख्या है। तो इससे आपका क्या मानना है, क्या हरियाणा तरक्की की ओर बढ़ रहा है या फिर गरीबी की ओर बढ़ रहा है? इसमें पिछले महीने और उससे पिछले महीने कुछ लोगों ने अपने आप को बीपीएल कार्ड में सरेंडर भी किया है और आने वाले समय में लोग इसमें सरेंडर भी करेंगे। बात तरक्की की नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में बीज संख्या इतनी ही थी, उन्होंने इसका रूप बदल रखा था। 3 तरह के कार्ड बनाए थे उन्होंने, गुलाबी कार्ड, पीला कार्ड। हाँ, ये इसके बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के कार्ड होते हैं? हाँ, 3 तरह के कार्ड लोगों को धोखा देने के लिए कांग्रेस ने बनाए थे। एक था गुलाबी कार्ड, आन्या कार्ड जिसको कहते हैं, एक बीपीएल कार्ड, और तीसरा उन्होंने ओपीएच कार्ड, परिवारों की महिलाएं जिनकी मुखिया बना करके उनको ओपीएच, अदर प्राइमरी हाउस के नाम से एक कार्ड बना दिया था, जिनको सिर्फ गेहूं मिलता था, अनाज मिलता था। वो ना तो बीपीएल की श्रेणी में थे ना वो अपर श्रेणी में थे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब वो राशन देने की बात थी तो कहते थे गरीब परिवार है। वो सारी चीज़ को हटा करके हमारी सरकार ने, क्योंकि धोखाधड़ी नहीं करते, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, संख्या बीपीएल कार्ड की कम है या ज़्यादा है इसमें हम चिंता नहीं करते, लेकिन पहले 1,20,000 की कंडीशन थी। जिन परिवार की आमदनी 1,20,000 थी वो बीपीएल की श्रेणी में आते थे, उसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 किया। अब बीपीएल कार्ड धारक वो है जिस परिवार की आमदनी 1,80,000 से कम है, वो बीपीएल की श्रेणी में आता है। उसी में से एक दर्जा है गुलाबी कार्ड का। जो बहनें विधवा हैं या जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है या नाबालिग बच्चे हैं या निराश्रित बच्चे हैं, उनको गरीब गुलाबी कार्ड की श्रेणी, आन्या कार्ड जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो 2 श्रेणी के कार्ड हैं, गुलाबी कार्ड जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं और पीला कार्ड, ये 2 श्रेणी के हैं। और हमने परिवार पहचान पत्र के साथ इसको जोड़ा है। जिस परिवार की भी आमदनी 1,80,000 से कम है वो इसमें आता है। कम और ज़्यादा का इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो बीपीएल कार्ड का लाभ नहीं लेना चाहता या किसी कारण से कोई और भी हो, उसको सरेंडर कर सकता है, सरेंडर का ऑप्शन भी है। जी। अगर हम बात करें नायब सैनी सरकार की, पहली बार जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था पहली पारी में, तो उन्होंने थोक के भाव बीपीएल कार्ड बनवाए थे। क्या वो वोटों के लिए था? किसी भी व्यक्ति का
फैमिली आईडी से मैं चाहूँ तो किसी का पीपीएल कार्ड बना दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। फैमिली आईडी से आधारित चीज़ है। फैमिली आईडी में ये है कि ये नई स्कीम है। आधार कार्ड जब नया आया था उस समय भी बहुत सारी गलतियां थी और आज दुनिया का सबसे परफेक्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है। फैमिली आईडी जब हम लेकर के आए तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ कमियां थी जिसको हमने दुरुस्त करने में समय लगा। मनोहर जी की योजना बहुत बेहतर योजना है। नायब जी ने जब चार्ज लिया तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी थी। वो रिलैक्सेशन ये समझ करके नहीं दी थी कि बीपीएल कार्ड बनेंगे। लोगों की शिकायतें थी कि जी हमारी इसमें ये कमी है, और जनता के आवाज़ के आधार पर, फीडबैक के आधार पर उसमें जो इम्प्लीमेंट के चांसेस, इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस थे वो किए। वो करने से कुछ लोगों के कार्ड बने और कुछ लोगों के कटे, दोनों ही ऑप्शन थे उसमें। ऐसा नहीं कि सभी के बने हैं। जिनकी किसी कारण से गलत बन गए थे उनके कट गए, लेकिन काफी बड़ी संख्या में बने थे उस समय। कटे भी थे, ऐसा नहीं है। लोगों ने सरेंडर भी किए थे, दोनों ही चीज़ें थी। अकेले बढ़ने वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन लगभग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन सब के आज कार्ड हैं। फिर भी कोई रह गया हो तो इम्प्रूवमेंट की चांसेस तो हर हैं, हर जगह हैं। हम इसमें और भी सुधार करने की गुंजाइश है और भी सुधार कर रहे हैं। जी, हम ऐसा सुन रहे थे कि फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी को सरकार बंद कर देगी, लेकिन आपकी नियुक्ति के बाद तो यही लगता है कि अब ये कंटिन्यू रहेगी। तो इनमें जो समस्याएं आ रही थी उनमें कितना क्या सुधार हो पा रहा है, या जो समस्याएं पहले थी उनका समाधान कैसे कर रहे हैं? आप तो सुन नहीं रहे, आप तो बता भी रहे थे कि, और एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। आंकड़ा भी बता रहे थे। जी। बहुत से लोगों ने तो अपने मंत्रालय भी बांट लिए थे। बहुत से यहाँ के चुनाव लड़ने वाले लोगों ने तो अपना सब डिसाइड कर लिया था। लेकिन ये जनता जनार्दन है, हरियाणा की जनता बहुत सियानी है। 10 सालों में जो मनोहर सरकार ने, नायब सरकार ने काम किया, उसका परिणाम ये है कि आज हम पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं। और जहाँ तक इस योजना की बात है, और भी कोई योजना जितनी हमारी चलाई है, अगर किसी में भी सुधार की गुंजाइश है तो सभी की सभी योजनाओं में सुधार किया जाएगा। मेरे पास HPPA के साथ में और भी डिजिटल की जिम्मेदारी है, पोर्टल की भी जिम्मेदारी है। किसी भी पोर्टल में, किसी भी डिजिटल चीज़ों में अगर कहीं कमी नजर आएगी तो तुरंत मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि वो डिस्कस करके, मीटिंग करके उसको तुरंत समाधान किया जाए। और दूसरी बार मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इसके साथ 2 जिम्मेदारियाँ और भी साथ में जोड़ी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा। पिछले 1.5 साल से मैं इसमें कार्यरत हूँ, और जहाँ तक मैंने इस डॉक्यूमेंट को देखा है, ये पूरे देश में लागू होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इतना बेहतर डॉक्यूमेंट है कि इस सोच को, जब एक बार, नई चीज़ है, गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक बार किसी की फैमिली आईडी की सारी चीज़ें दुरुस्त हो गई तो उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिटीजन आईडी अब हमने सबके अपने फ़ोन पर, अब आपको CSC सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना सिटीजन आईडी से अपना लॉगिंग आईडी करिए और अपनी फैमिली आईडी को डाल करके सारे डॉक्यूमेंट्स आप उससे अपलोड कर सकते हैं। जी। चुनाव के समय की अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सतीश खोला लक्ष्मण यादव को टिकट मिलते ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक बुला लेते हैं, लेकिन उससे अगले दिन यूटर्न ले लेते हैं। क्या वजह रही? क्या कोई बड़े नेता का फोन आया? क्या वजह रही, क्या मानते हैं? निश्चित तौर पर सालों से मैं काम कर रहा था। इस बार मुझे उम्मीद थी और मेरा मन भी था कि मैं चुनाव लड़ूं। पार्टी ने टिकट लक्ष्मण यादव को दी, मन में जरूर लगा, लेकिन हाँ, बड़े नेता का टेलीफोन भी आया, बड़े लोग मिलने के लिए भी आए, मुझे बुलाया भी गया। और क्योंकि बड़ा परिवार है हमारा, नाराजगी, राजी खुशी सारी चीज हो सकती है। मन कैसे बनाया चुनाव लड़ने का? नहीं, मन तो जनता ने बनवाया। सालों से जब काम किया, आप लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के काम करेंगे, तो लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं कि उनका जनप्रतिनिधि बन करके काम किया जाए। और निश्चित तौर पर मन पूरा बना हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। हमने तैयारी भी पूरी की हुई थी, हमारी तैयारी भी थी और मुझे उम्मीद भी थी। शीर्ष नेताओं ने मुझे इस बात का आश्वासन भी दिया हुआ था कि आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन सर्कमस्टांस कुछ ऐसे होंगे, पार्टी की अपनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब सारी चीज़ें ठीक हैं। और पहले सतीश खोला को कहा जाता था कि बिना आका के है। आज भारतीय जनता पार्टी का अहम सदस्य हूँ, आज मेरा आका भी है और मैं सरकार का हिस्सा भी हूँ। जी। 2014 में आप राव नरबीर सिंह के साथ थे, काफ़ी आप उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आपने काफ़ी अच्छे प्रयास किए, लेकिन उसी समय आप राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ थे।
इस समय आरती राव राजेंद्रजीत सिंह की जो बेटी है कैबिनेट मंत्री है, आपकी राजनीति में क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या कुछ आप अलग करने वाले हैं, क्या पहले जैसी आपकी राजनीति रहेगी या कुछ नया होगा? मैं अब नायब सैनी सरकार का हिस्सा, जी, संगठन की भी अनेकों जिम्मेदारियां मेरे पास रही है। मुझे किसी के साथ टकराव की या किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। जी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे सीधा काम दिया हुआ है और मेरे काम की रिपोर्टिंग सीधे मुख्यमंत्री जी से है। जितने भी नेता हमारे यहाँ से MP है, MLA है, मिनिस्टर हैं, वो मेरे लिए सब सम्माननीय है। मुझे उनसे कोई क्रैश नहीं है। हमारे यहाँ से तीनों विधायक जीते हैं। रेवाड़ी विधायक के साथ तो मैं दिन रात चुनाव में लगा रहा हूँ और मुझे इतना भी भरोसा है कि जितने लोग 5 साल में मैंने जोड़े थे उन सबको वोटर में कन्वर्ट करके हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिता करके भेजा है। अच्छे मन से काम करना है और तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। जनता को बहुत अपेक्षाएं हमसे हैं। मेरा ये मानना है कि सब लोग मिलकर के इसमें काम करेंगे। और जहाँ तक मेल मुलाकात की बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी के साथ क्रैश नहीं करता, ना मैंने पहले भी की। पहले जो भी कोई बातें हुई होंगी वो कहीं ना कहीं संगठन के स्तर पर हुई होंगी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब जनता का काम करना है। जी, लक्ष्मण यादव अब MLA बन गए हैं और आपने उनका पूरा सहयोग किया है। चुनाव प्रचार में आप उनके साथ थे। नगर निगम एक बड़ा वादा था, लेकिन इन चुनाव में नगर निगम का वादा नजर ही नहीं आया। क्या आगे क्या रणनीति है नगर निगम को लेकर? इस समय आपकी पार्टी का, आपका क्या स्टैंड है? निश्चित तौर पर रेवाड़ी नगर निगम बनना चाहिए और ये हमारा मुद्दा रहेगा। और पिछली बार जो नगर परिषद का चुनाव था उसमें अहम मुद्दा था हमारा, आज भी है। और मेरा व्यक्तिगत भी मानना है और पार्टी के स्तर पर भी जहाँ ये बात कहीं जानी होगी तो हम कहेंगे और इस बात को आगे लेकर के जाएंगे कि रेवाड़ी नगर परिषद को रेवाड़ी नगर निगम बनाया जाए। और उसमें हम काम भी करेंगे। और मैं अपने बड़े नेताओं से भी, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और विधायक जी से भी मेरा निवेदन है कि ये एक मुद्दा नहीं, ये सहूलियत की बात है। क्या अभी तक आपकी कोई बातचीत हुई है क्या शहर की कोई और समस्याओं को लेकर के, नगर निगम को लेकर कोई बातचीत? अभी तो विधायक जी की जिम्मेदारी है। अब ये सारा विधायक जी से कोई बातचीत हुई हो? अभी मेरी कोई बात नहीं हुई। मेरी जिम्मेदारी HPPA को लेकर के है, डिजिटल सर्विसेज को लेकर के है और संगठन की जिम्मेदारियां है। मैं उस पर काम करूंगा। विधायक जी की अपनी जिम्मेदारियां हैं। जहाँ सहयोग की बात आएगी, समर्थन की बात आएगी, वहाँ हम विधायक जी का समर्थन करेंगे। जी, आप HPPA के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। आपके क्या दायित्व रहने वाले हैं? आप जनता के लिए क्या काम करने वाले हैं, उनके बारे में बता दीजिए। हरियाणा में जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं वो चाहे HPPA के उसमें आती हैं, चाहे NIC में आती हैं या किसी दूसरे में आती हैं, सभी में किसी न किसी रूप में मैं जुड़ा हूँ। पहले भी जुड़ा था, अब कुछ और नए तरीके से जुड़ा हूँ। बहुत उम्मीदें हैं खासकर युवाओं को, या वो लोग जिनके पास अपने जन्म से लेकर के, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के या एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक की डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, या वो बहन बेटियां जो जिनका जन्म हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ, सराउंडिंग या कई दूसरे प्रदेशों में हुआ और यहाँ करके उन्होंने अपना घर बसाया है, परिवार बसाया है, उनके पास जहाँ भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रही है हम समय समय पर उनमें परिवर्तन करते रहे हैं। आगे भी लोगों की डिमांड पर हम उसमें करते रहेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 2029 तक हरियाणा पूरे तरीके से डिजिटल हो। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति की डॉक्यूमेंट्स भी डिजिटल हो। छोटे बच्चे से लेकर के 100 साल के व्यक्ति तक के सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटल हो। ये हमारा लक्ष्य है और मुझे लगता है कि हम 2029 तक हम इसमें पूर्ण करने में कामयाब होंगे। और इस पर मुख्यमंत्री जी की बहुत ही अच्छी सोच है, पहल है और पॉजिटिव सोचते हैं। मनोहर जी का ये पौधा लगाया हुआ है और इस पौधे को आगे बढ़ाने में नायब जी पूरा लीडरशिप लेकर के कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी लीडरशिप है और नायब सैनी जी की लीडरशिप में मुझे पूरा भरोसा है कि 2029 तक, अगले चुनाव तक हरियाणा हर चीज़ में डिजिटल हो जाएगा। जी, धन्यवाद खोला साहब। धन्यवाद। धन्यवाद।